अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लारावेल है उसके जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद उसका जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन-कौन से फ़ोल्डर्स हमें देखने को मिलते हैं और उनमें कौन-कौन सी फाइल्स होती हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लारावेल की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है, मतलब जब आप लारावेल की एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं तो आपसे इंटरेक्शन लेकर उसको टर्मिनेट करने तक उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी फाइल्स कब लोड होती हैं, उसको कवर करेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि लारावेल की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चेंज की जाती हैं, कैसे सेटअप की जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लारावेल के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, तो आज हम जो है वो फर्दर देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फोल्डर स्ट्रक्चर का, कि लारावेल 9 का या लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से और कौन कौन से फोल्डर हैं जिनमें हम नॉर्मली काम करेंगे ड्यूरिंग ओवर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को, तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर भी कर सकता हूँ और रिसेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर लारावेल 9C मेरे पास मौजूद है फोल्डर नेम, जो कि सी लारागोन और डब्ल्यू में है। मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से ओपन फोल्डर पर क्लिक करके मैं यहाँ से सी ड्राइव में जाके जो लारागोन का फोल्डर है उसके डब्ल्यू के फोल्डर से भी लारावेल 9C या लारावेल 9i किसी एक को भी ओपन कर सकता हूँ। तो मैं लारावेल 9C के फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास है लारावेल 9 का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम फ़ोल्डर्स ओपन हो चुके हैं। तो नॉर्मली हमें सिर्फ़ 2 ऐसे फ़ोल्डर हैं जिनमें ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ता, लेकिन बाकी फ़ोल्डर्स में हम रेगुलरली ड्यूरिंग दिस लर्निंग प्रोसेस हम उनमें काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फ़ोल्डर है वो ऐप का फ़ोल्डर है। इस ऐप के फ़ोल्डर में हमारे पास जो लारावेल की कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है, जैसे मॉडल्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, मिडलवेयर्स हैं और इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी ऐप के अंदर मिलेंगी। जैसे कंसोल से रिलेटेड है, कंसोल मीन कमांड प्रॉम्प्ट से अगर आप कोई कमांड रन करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एरर्स वगैरह का हैंडलिंग, कंट्रोलर हमारे एचटीटीपी के फ़ोल्डर्स में है, मॉडल्स हमारे इस मॉडल के फ़ोल्डर में है और प्रोवाइडर्स बेसिकली ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लारावेल का, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंटेनर्स को यूज़ करते हैं टू बूट लारावेल एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है, बहुत ज़्यादा हम इसी में काम करेंगे। लॉजिक जितनी भी हम बिल्ड करेंगे वो ऐप के फ़ोल्डर को यूज़ करेंगे। इसके बाद बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है। ये बेसिकली लारावेल की एप्लीकेशन जो डिफ़ॉल्ट स्केलेटन एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उसको रन करने के लिए, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ये बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है। इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करने, बल्कि लारावेल खुद इसको हैंडल करेगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर है। इस कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में आपको फाइल्स मिलेंगी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। नॉर्मली लारावेल को ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है, मतलब इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी ऐसी चेंज नहीं करनी पड़ती। फिर भी कभी-कभी कोई थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी पैकेज जब हम यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस हमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो हम इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के ही अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी है, जैसे फैक्ट्रीज क्रिएट करना, डमी डाटा क्रिएट करना, माइग्रेशंस क्रिएट करना, वो सारा का सारा काम हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर करेंगे। अब ये क्या चीज़ होती है, ये हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इनको सीखेंगे। फिर ट्रांसलेशन से रिलेटेड जितने भी हमने काम करने हैं, अगर हमने ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो मल्टीलिंगुअल हो, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हों, तो उसके लिए हम फिर लैंग का फोल्डर यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम फिर लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशंस को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक फ़ोल्डर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये हमारे पास पब्लिकली एक्सेसिबल फ़ोल्डर होता है और लारावेल सबसे पहले इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद index.php फ़ाइल को लोड करता है। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। रिसोर्सेज़ से मुराद आपके इमेजेस वगैरह हो गए, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो लारावेल के व्यूज़ होते हैं, जो आपको फ्रंट एंड या एमवीसी पैटर्न में जो व्यूज़ होते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर व्यूज़ के फ़ोल्डर में आते हैं।
फिर हमारे पास राउट्स का फ़ोल्डर है। राउट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर मौजूद जो फाइल्स होंगी उनको हम यूज़ करेंगे टू क्रिएट डिफरेंट राउट्स इन लारावल। अब राउट्स क्या होते हैं? राउट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउज़र के अंदर यूआरएल एक लिखते हैं नॉर्मली, जैसे www.laravel.com आपने लिखा, तो इसके अगेंस्ट एक फाइल एग्जीक्यूट होगी, एक कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, एक मॉडल एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एक व्यू रिटर्न होगा। तो ये सारी चीज़ें आप राउट्स के अंदर एक लाइन में या मल्टीपल लाइन्स में डिफाइन करेंगे। तो राउट्स भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर है। उसके बाद है स्टोरेज फ़ोल्डर। स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर हम जो भी फाइल्स वगैरह अपलोड करेंगे, उसके साथ-साथ जो भी लॉग फाइल्स क्रिएट होंगी, कैशे वगैरह जो भी होगी, सेशंस वगैरह जितने भी होंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर सेव होते हैं। फिर उसके बाद है टेस्ट। अगर आप एक एप्लीकेशन किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसमें कुछ डाटा आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम इस किस्म का डाटा इंसर्ट करते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो टेस्ट वगैरह हम इस टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर सेव करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वेंडर का फ़ोल्डर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर होता है। इस फ़ोल्डर के अंदर लारावल की जो मेन फाइल्स हैं जो कि बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं वो सारी की सारी वेंडर फ़ोल्डर में होते हैं। मतलब जितने भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं जो लारावल बाय डिफ़ॉल्ट करता है या थ्रू फर्स्ट पार्टी पैकेजेस करता है या थर्ड पार्टी पैकेजेस आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, वो तमाम के तमाम इस वेंडर फ़ोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसी फ़ोल्डर के अंदर आते हैं जो हम कंपोज़र के थ्रू पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। जब हम कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं या कंपोज़र रिक्वायर करेंगे इन नियर फ्यूचर, तो उस तमाम कंडीशन में जो भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे वो इस वेंडर के फ़ोल्डर में इंस्टॉल होंगे। तो ये हमारे पास है इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर कुछ रूट पर फाइल्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, जैसे एडिट कॉन्फ़िग है, है, env एग्जांपल, गिट एट्रीब्यूट, गिट इग्नोर, आर्टिसन, कंपोज़र जेसन, कंपोज़र लॉग, पैकेज जेसन, पीएचपी यूनिट, एक्सएमएल, रीडमी और वेबपैक। ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन फाइल्स का काम भी हम देखते जाएँगे। तो env फाइल बेसिकली हमारी एनवायरनमेंटल फाइल होती है जो कि बूटिंग प्रोसेस के बाद लोड होती है और इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको हम चेंज करना चाहें, मतलब अगर हम कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर जाकर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज नहीं करना चाह रहे, तो हम यहाँ पर env फ़ाइल के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं। फिर गिट एट्रीब्यूट और गिट इग्नोर जो है ये गिट से रिलेटेड है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को गिटहब पर अपलोड करना चाह रहे हैं तो कौन-कौन से फ़ोल्डर्स या कौन-कौन सी फ़ाइल हम चाहते हैं कि वो लोड ना हो। जैसे गिट पर जब भी आप पब्लिश करें अपने प्रोजेक्ट को तो वेंडर के फ़ोल्डर को एक्सक्लूड कर दें। इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंपोज़र डॉट जेसन फ़ाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है और जैसे ही आप कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा, जित वेंडर फ़ोल्डर को क्रिएट कर देगा आपके सिस्टम में। तो अगर आप इसको गिटहब पर अपलोड करेंगे तो ये फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिश कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को तो उसमें वेंडर फ़ोल्डर हमें चाहिए होता है लाइव सर्वर पर, तभी हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ीक्यूट होगी। ये ना हो कि आप कहें कि ओके, तो मैं इसको जब लाइव सर्वर पे करता हूँ इंस्टॉल तो मतलब कॉपी करता हूँ तो मैं वेंडर फ़ोल्डर को नहीं कॉपी करता, ऐसा नहीं है। वेंडर फ़ोल्डर इज़ अ रिक्वायर्ड फ़ोल्डर टू रन द लारावल एप्लीकेशन। तो ये ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट शेयर करना है एप्लीकेशंस को गिटहब के थ्रू, देन उसमें आपने पब्लिक फ़ोल्डर को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है? इसी तरह env फ़ाइल को भी आप एक्सक्लूड करेंगे ताकि अपनी सिर्फ़ कॉन्फ़िगरेशन आप उसको सेंड ना करें, बल्कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद क्रिएट करें। तो ये बाकी फ़ोल्डर्स फ़ाइल जो है वो हम टाइम टू टाइम साथ-साथ सीखते जाएँगे। तो हमारे लिए मेन जो है वो ऐप का फ़ोल्डर होगा। रिसेंटली जब हम बिगिनर की सीरीज़ में काम करते हैं, मतलब जब हम बिगिनर के सेक्शन में होंगे, तो नॉर्मली हम ऐप के फ़ोल्डर में काम करेंगे, डेटाबेस के फ़ोल्डर में काम करेंगे और रिसोर्सेज़ में और उसके बाद राउट्स में। इनमें ही हम काम करेंगे। फिर जैसे-जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पर जाएँगे, फिर एडवांस लेवल पर जाएँगे, तो फिर हम दूसरे फ़ोल्डर्स को भी, उनके स्ट्रक्चर्स को भी, उनके अंदर मौजूद फ़ोल्डर्स को भी एक्सप्लोर करना और चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल ये एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल इसका लारावल का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था वो है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि जब आप एप्लीकेशन को ब्राउज़र के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास ब्राउज़र है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावल 9c डॉट टेस्ट।
तो जब मैंने laravel 9c.test लिखा तो इसके अगेंस्ट जो भी प्रोसेस हुआ वो जो है एक रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल होती है, तो मैंने एक्चुअली लारागोन को रन नहीं किया हुआ, तो मेरा लारागोन को भी ओपन करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, स्टार्ट ऑल कर देता हूँ। तो अब मैं अगर इसको ट्राई अगेन करूँगा तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारी लोड हो जाएगी। सो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये लारावल 9c अनेबल टू कनेक्ट, ये क्यों अनेबल टू कनेक्ट कह रहा है। यहाँ पर हमारे पास लारागोन तो ठीक रन हो रहा है, PHP का वर्जन भी ठीक है, और लारावल अच्छा ये HTTPS नहीं है, ये HTTP है, ये HTTP पे S पे क्यों जा रहा है। ओके ओके, तो अब ये देखिए हमारे पास लारावल की ये जो एप्लीकेशन, जब हमने लारावल 9c.test लिखा उसके बाद जो ये पेज में नजर आया, तो इस दौरान लारावल ने क्या काम किया, क्या इसका बूटिंग प्रोसेस था, ये रिक्वेस्ट ये जो हमने सेंड की इसका लाइफ साइकिल क्या है, उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे VS कोड में, अगेन फोल्डर स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो यहाँ पर लारावल जब एग्जीक्यूट होते हैं, जब हम कोई भी URL पेस्ट करते हैं लारावल के प्रोजेक्ट की, तो वो सबसे पहले पब्लिक फोल्डर में आता है और यहाँ से index.php फाइल को लोड करते हैं। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये सबसे पहले लोड होती है, और यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ कर्नल्स वगैरह लोड करते हैं। अब कर्नल्स क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कर्नल बेसिकली बूटिंग प्रोसेस होता है जो लारावल की एप्लीकेशन का होता है। उसके बाद ये जो फाइल है, ये जो 19 से लेकर 21 तक ये जो 4 लाइन 3 लाइन्स है, ये बेसिकली ये चेक करती हैं कि आया लारावल की जो मेंटेनेंस हमने रन तो नहीं कर रहे, इसको मेंटेनेंस मोड में तो नहीं रन कर रहे। जब हम मेंटेनेंस मोड में रन करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ एक मेंटेनेंस का मैसेज नजर आएगा। अगर तो मेंटेनेंस मोड में नहीं है हमारी एप्लीकेशन, तो फिर हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे autoload.php को। ये बेसिकली कंपोजर के जरिए जितने भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो इस autoload.php फाइल के अंदर कन्फिगर हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें सिर्फ एक ही फाइल autoload.php को लोड करना पड़ता है, और ये फाइल आगे खुद बहुत बाकी क्लासेस या बाकी पैकेजेस वगैरह को लोड करती है। नॉर्मल PHP हमें हर फाइल को या तो रिक्वायर करना पड़ता है या इंक्लूड करना पड़ता है जिस फोल्डर में हमें इससे चाहिए होता है, लेकिन कंपोजर की वजह से हमें ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइल रिक्वायर करनी होती है, और उसके बाद वो सारी की सारी फाइल्स हमें अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ऐप फोल्डर, ऐप के वेरिएबल में यहाँ पर एक और रिक्वायर वंस कर रहा है, और यहाँ से वो करंट फोल्डर के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir, उसके बाद एक स्टेप पीछे जाएगा, उससे मतलब पब्लिक के फोल्डर से बाहर निकलेगा। डबल डॉट का मतलब है कि पब्लिक फोल्डर से एक स्टेप ऊपर आओ। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर से जब वो एक स्टेप ऊपर आएगा तो यहाँ पर रूट पे आ जाएगा, और वहां से वो कह रहा है इसको कि बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाओ और वहां से app.php फाइल को लोड कर लो। ये हमारे पास जो index.php फाइल है ये बता रही है। अब जब ये app.php फाइल लोड होगी, ये सेकंड स्टेप में, पहले index.php उसने app.php को लोड किया, और इस app.php ने सबसे पहले क्रिएट किया एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस यूजिंग दिस फाउंडेशन एप्लीकेशन जो क्लास है उसकी मदद से। उसको दो पैरामीटर पास, एक पैरामीटर पास किया कि या तो इन्वायरमेंट में से आप बेस पाथ दे दो या डर नेम को पास कर दो, इन दोनों में से किसी एक को पास कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये सिंगलटन मेथड है। ये सिंगलटन मेथड का मकसद ये होता है कि ये जो जो भी आप ये फंक्शन है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये फाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा क्लास जो है, ये वाली दो जो यहाँ पर क्लासेस मेंशन है, जितनी भी आप मेंशन करेंगे वो एक ही दफ़ा लोड हो सकती हैं, उसके बाद आप उनको लोड नहीं कर सकते। तो ये लोड करेगा HTTP के कर्नल को, और दूसरा सिंगलटन लोड करेगा कंसोल कर्नल को। अब HTTP कर्नल और कंसोल कर्नल में डिफरेंस ये है कि HTTP कर्नल बेसिकली आपके जो ब्राउज़र के अंदर HTTP रिक्वेस्ट्स हैं, उनको हैंडल करता है, और जो कंसोल कर्नल है, वो आप जो PHP आर्टिसन की मदद से इस कमांड लाइन से जो भी कमांड्स हम सेंड करेंगे, उनको हैंडल करेगा। तो हम PHP आर्टिसन या CLI कमांड्स को आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो तीसरी फाइल्स है वो है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग से मुराद ये है कि जब भी कोई आप URL ओपन करते हैं और उसके अगेंस्ट उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलती, कोई फाइल नहीं मिलती, कोई पेज नहीं मिलता, कोई URL नहीं प्रॉपर मिलती हो, तो वो 404 या 500 या किसी भी किस्म की एरर मैसेज जो शो करता है वो
ہمارے ایپلیکیشن میں یہ ایکسیپشن ہینڈلر جو ہے وہ ڈیبگنگ کے لیے ہمیں شو کرتا ہے، جو بیسیکلی ابھی میں نے لاسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں بھی وہ بتایا تھا آپ کو کہ اس کے لیے ایک پیکج لاراول نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے جو کہ بہت زبردست پیکج ہے، وہ ہے یہاں پر اگنیشن، لاراول اگنیشن، جو کہ اسپیٹی کمپنی کی طرف سے ہے۔ لاراول اگنیشن یہ ایک ایسا پیکج ہے جس کی مدد سے ہم ڈیبگ وہ بیوٹیفلی ڈیبگ کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کو۔ تو یہ 3 ایپلیکیشنز کریٹ ہوں گی اور اس کے بعد سمپلی ان کو وہ ایپ کے ویریبل کو ریٹرن کر دے گا۔ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ریٹرن ہو کے یہاں پر ایپ کے اس ویریبل میں یہ ہمارے پاس انسٹنس آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کرنل کو کریٹ کرنا ہے، تو ہم اس ایپ کی مدد سے میک میتھڈ کو کال کریں گے۔ تو اس میک میتھڈ کے اندر ہم کرنل کلاس کو پاس کر دیں گے۔ اب یہاں پر کلاس ہم پاس نہیں کر رہے، انٹرفیس پاس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں یہ چیز کنسیپٹ کلیئر کیا تھا کہ جب ہم انٹرفیس ایز اے ڈیپینڈنسی انجیکشن، یہاں پر ہم ایز اے ڈیپینڈنسی انجیکشن ایپ میتھڈ کو جو ہے یہ ایز اے پیرامیٹر پاس کریں، تو آٹومیٹکلی اس کرنل سے جتنے بھی انٹرفیسز سے اس انٹرفیس سے جتنی بھی کلاسز جو کریٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، ان کی فنکشنالٹی کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ کرنل کریٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے سمپلی ریکویسٹ کیپچر میتھڈ کو کال کیا۔ اب آٹومیٹکلی اگر ہم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر ریکویسٹ جو کیپچر ہوگی وہ ایچ ٹی ٹی پی کی ہوگی۔ اگر ہم کنسول کی کمانڈ یہاں پر کرنل کو دے رہے ہیں تو یہاں پر پھر ریکویسٹ کیپچر کرنل وہ کمانڈ سے ہوگی اور وہ ایچ ٹی ٹی پی نہیں ہوگی بلکہ وہ سی ایل آئی بیسڈ ہوگی۔ جب یہ رسپانس کریٹ ہو جائے گا اور اس رسپانس کو وہ سینڈ کر دے گا تو اس کے بعد ٹرمینیٹ کر دے گا دونوں ریکویسٹ اور رسپانسز کو، تاکہ ہماری اپلیکیشن کا جو لائف سائیکل ہے وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جائے۔ تو یہ بیسیکلی سمپلی ہمارے پاس لائف سائیکل ہے لاراول کی اپلیکیشن کو بوٹ اپ کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر کافی ساری فائلز ہیں جو ایپ کے فولڈر سے بھی آٹومیٹکلی لوڈ ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے یہ کرنل ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہ کرنل ہے، یہ کرنل بیسیکلی لوڈ ہو رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس انٹرفیس ہے، یہ بھی کیا ہے انٹرفیس ہے۔ تو یہ جو ایپ کے اندر سے کنسول بھی لوڈ ہو رہی ہے اور ایپ کے اندر سے کرنل ایچ ٹی ٹی پی کرنل بھی لوڈ ہو رہی ہے۔ یہ دونوں جو فائلز ہیں جو ایپ کے اندر سے لوڈ ہو رہی ہیں وہ ہمارے یہ ایپ کے فولڈر میں، ایچ ٹی ٹی پی کے فولڈر میں یہ کرنل ڈاٹ پی ایچ پی لوڈ ہوتی ہے یہاں پر ایپ کے اندر پہلی دفعہ جب یہ وہ اپنے وینڈر کے فولڈر سے اس کو لوڈ کرتا ہے اور اس کو ایپ کے فولڈر سے، اس کو وینڈر کے فولڈر سے، اس کو ایپ کے فولڈر سے۔ تو کنسول کے اندر ایک ہمارے پاس کرنل ڈاٹ پی ایچ پی ہے اور ایک ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی پی کے فولڈر میں دو کرنل ڈاٹ پی ایچ پی ہیں۔ یہ دیکھیے میں ان دونوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی پی ہے یہ ایچ ٹی ٹی پی کا کرنل ہے اور یہ کنسول کا کرنل ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک میتھڈ یہ والا ہے اور ایک میتھڈ یہ والا کمانڈس۔ تو یہ سی ایل آئی کمانڈس، یہ دیکھیے راؤٹس کنسول ڈاٹ پی ایچ پی اس کے لیے رن ہوتی ہے، اور ایچ ٹی ٹی پی کرنل میں اگر ہم یہاں پر اسکرول کریں تو دیکھیے اس میں ہمارے پاس سمپلی کچھ ویریبلز ہیں، مڈل ویئرز ہیں، مڈل ویئر گروپس ہیں اور راؤٹ مڈل ویئرز ہیں۔ اب یہ مڈل ویئرز کیا ہوتے ہیں، راؤٹ مڈل ویئر کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم آگے کور کریں گے۔ فی الحال یہ جو دو فائلز ہیں یہ ہماری ایپ ڈاٹ پی ایچ پی ان کو بلڈ کرتی ہے، تو یہ ان کا ایپ کے فولڈر میں ہونا ضروری ہے، ادروائز ہماری جو ریکویسٹ لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور ہمارا جو ایپ کے اندر جو بھی ہم کام کریں گے وہ ایکسیسیبل نہیں ہوگا۔ تو آپ اس اسٹرکچر کو اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اگر چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایپ کے فولڈر سے چینج کریں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کمپوزر کے اندر چینجز کرنی پڑیں گی۔ یہاں پر یہ دیکھیے پی ایس آر 4 کے اندر یہاں پر ڈیفائن ہے کہ ایپ کے اندر سے یہ ایپ والے فولڈر کو اگر ہم جہاں پر بھی ایپ سلیش لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایپ کا فولڈر اور اس کے اندر سے فائلز کو وہ آٹومیٹکلی کریٹ کرے گا۔ تو جہاں پر بھی ہم ڈیٹا بیس فیکٹریز لکھیں گے وہ ڈیٹا بیس کے فولڈر سے فیکٹریز کو ایکسیس کرے گا۔ تو آٹومیٹکلی یہ روٹ فولڈرز ہیں کیونکہ جو ہماری کمپوزر ڈاٹ جیسن فائل ہے یہ روٹ پر ہے۔ تو اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایپلیکیشن، سپوز میں یہاں پر سمپلی ایپلیکیشن لکھ دیتا ہوں، اس کو سیو کرتا ہوں، تو اب مجھے یہاں پر واپس اوپن کرنا پڑے گا اس کو لاراگون کو، سوری یہاں پر اوپن ہے، ٹرمینل پر آؤں گا اور یہاں پر میں سی ڈی کروں گا لاراول 9C میں کیونکہ یہ فولڈر ہم نے اوپن کیا ہوا اور لکھوں گا کمپوزر ڈمپ تاکہ ایک دفعہ وہ فائلز کو ریجنریٹ کر دے۔
जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स। अब ये मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश, तो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा, जब ये फिनिश हो जाएगा तो हमारा जो ये फाइंड करने की कोशिश करेगा एप्लीकेशन के फोल्डर को। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसने ये जितनी भी वेंडर के अंदर से और ऐप के अंदर से जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको रीलोड करना है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास उसने कहा जी कि यहाँ पर क्लास ऐप कंसोल कर्नल डज नॉट एग्जिस्ट इन सी लारागोन www laravel 9c वेंडर लारावेल फ्रेम। अब वो कह रहा है कि ऐप के अंदर कंसोल कर्नल एप्लीकेशन जो है वो हमें नहीं मिली, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर फिर हमें एरर्स आने शुरू हो गए। अब इसकी रीज़न ये है कि वो फाइंड करना चाह रहा है एप्लीकेशन का फोल्डर। तो अगर हम यहाँ पर इसको रीनेम कर देते हैं इनटू एप्लीकेशन इस तरीके से, अब मैं वापस टर्मिनल पर आता हूँ और एक दफ़ा फिर कमांड रन करता हूँ कंपोजर डंप, और लेट्स सी कि अब क्या वो इसको फाइंड करेगा। अब वो ऐप और कंसोल कर्नल को फाइंड कर लेगा क्योंकि अब ये देखिए अब उसने सक्सेसफुली इसको लोड कर लिया। मतलब अब कंपोजर डंप ने हमें जनरेट ऑप्टिमाइज फाइल दे दी है क्योंकि अब उसको मिल गया ये फोल्डर और हमारी एप्लीकेशन सही से दोबारा रन होनी शुरू हो गए। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं तो कंपोजर के अंदर से भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं इसको ऐप ही रखता हूँ और इसको भी हम रीनेम करके ऐप ही रख लेते हैं। तो ये हमारा ऐप फोल्डर, लेकिन अगर हमने कंपोजर में कोई भी चेंजेस किए हैं तो फिर हमें दोबारा से कंपोजर डंप एक दफ़ा रन करना पड़ेगा ताकि वो इन फाइल्स को दोबारा से जनरेट कर दे और हमारी एप्लीकेशन किसी भी किस्म का एरर ना दे। तो ये है लारावेल की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल इन लारावेल 9। तो होपफुली आपको इसकी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में समझ लगी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लारावेल जो है वो एक ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा पड़ती, मतलब ये वाली फाइल की ये हो, ये सेटिंग हो। हमें कुछ मेजर सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं जो कि लारावेल हमें प्रोवाइड करता है इन env फोल्डर, सॉरी फाइल। तो इसको हम क्लोज करते हैं सारी फाइल्स को। तो यहाँ पर env फाइल के अंदर हमारे पास ये लारावेल की कॉन्फ़िगरेशन है 42, मतलब 50 के करीब लाइन्स हैं। इनमें हमें नॉर्मली एज अ बिगिनर हमें इन्हीं के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमें कहीं और चेंजेस नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर हमें डाटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो हम इस सेक्शन को चेंज करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, सेशंस वगैरह चेंज करना है तो इस सेक्शन को करेंगे। अगर हम रेडिस को यूज़ कर रहे हैं तो इस सेटिंग को चेंज करेंगे। मेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मेल सेटिंग की करनी है तो वो हम यहाँ पर करेंगे। AWS के अगर हम कोई डाटा सेव करना चाह रहे हैं, पुशर को यूज़ करना चाह रहे हैं, ये क्या है? ये सारी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन की सेटिंग्स हैं। तो नॉर्मली ये सेटिंग्स आपको यहीं पर मिल जाती हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर कोई सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो नॉर्मली लारावेल की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में आपको मिलती है। तो यहाँ पर app.php में हम आते हैं तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एप्लीकेशन का नेम, उसका एनवायरनमेंट कौन सा है, डिबग मोड ट्रू है या फॉल्स है, यूआरएल इसकी क्या है। उसके साथ अगर यहाँ पर env का फंक्शन लिखा है और उसके अंदर ऐप यूआरएल या एसेट, ये जो भी नाम लिखा हुआ है ये नाम आपको env फाइल में मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऐप यूआरएल, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप डिबग, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप env, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप नेम। तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर env फाइल में। ये देखिए यहाँ पर आपको ऐप नेम भी मिल गया, ऐप env मिल गया, ऐप की ऐप डिबग ट्रू है, ऐप यूआरएल क्या है। तो हमारी जो ऐप की यूआरएल है वो है laravel 9c.test। तो ये क्यों यहाँ पर चेंज की जाती है? ताकि जब आप मेल वगैरह सेंड करेंगे तो ये वो इस ऐप यूआरएल को ही यूज करता है टू क्रिएट अ प्रॉपर रीडायरेक्ट लिंक इनसाइड योर एप्लीकेशन। इसी तरीके से हम जो भी अब कॉन्फ़िगरेशन इसके अलावा ऑथ में है, अगर ऑथ के अंदर आते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको अब env में नहीं मिलेगी बल्कि auth.php की कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको चेंज करनी पड़ेगी। ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ पर env मौजूद है फंक्शन,
تو یہ جو ای این وی فنکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. اس کی مدد سے اس ای این وی کی مدد سے ہم گیٹ کر سکتے ہیں ویلیوز اور سیٹ بھی کر سکتے ہیں رن ٹائم پر. تو اگر ہم کسی بھی کنفیگریشن کو رن ٹائم پر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہماری اپلیکیشن ایگزیکیوٹ ہو ڈائنامکلی ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت ہم ای این وی فنکشن کو ایرے کی صورت میں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتی ہے سیٹنگ. فار ایگزامپل جسٹ فار اے ٹیسٹ، میں یہاں پر اگر راؤٹس کے فولڈر میں ویب ڈاٹ پی ایچ پی میں آتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس، آپ ابھی اس کے بارے میں کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ یہ کیا ہے، میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا جب ہم راؤٹنگ کی بات کریں گے. تو یہاں پر ایک میں چیز لکھتا ہوں، ریٹرن ای این وی ایپ یو آر ایل. سمپلی میں نے اتنا لکھا، 2 ریٹرن ہے، ایک کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں. اب میں اگر واپس آتا ہوں اس میں، تو یہاں پر میں براؤزر کے اندر اس کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیے اس نے ہمیں ایپ یو آر ایل ریٹرن کر دی یہاں پر. اور اگر اس سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں ای این وی ایپ یو آر ایل، اور اس کو میں ایرے کی صورت میں پاس کرنے لگا ہوں، تو یہاں پر میں دے دیتا ہوں http//localhost اس طریقے سے، اور اس کو میں پاس کرتا ہوں ان دا فارم آف ایرے. تو یہ ہمارے پاس ایرے کی صورت میں نے اس کو پاس کر دیا. اب اگر میں اس کو رن کروں گا تو ای این وی میں ہم نے یہاں پر اپلیکیشن یو آر ایل چینج کی ہے، تو میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں. تو یہاں پر مسٹ بی آف ٹائپ اسٹرنگ نیم، یہاں پر ای این وی مسٹ بی اوکے سوری. تو یہاں پر میں ای این وی کے اندر اس کو پاس کر دیتا ہوں ایپ http یو آر ایل یہ والی. تو یہاں پر اس کو چینج ایپ یو آر ایل چینج ہونی چاہیے. ایک منٹ، یہاں پر لارول 9 میں تو کوئی چینج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اس کو اگر ایرے کی صورت میں پاس کرتے ہیں ای این وی نہیں، ای این وی کو ہم اس طریقے سے پاس نہیں کر سکتے. یس سوری، ہم اس کو اسی طریقے سے پاس کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو بھی نیو ویلیو سائن کرنا چاہیں، اور پھر یہاں پر ہم بتائیں گے کہ یہ کس ویریبل میں ہم نے سیو کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے یہاں پر ایپ ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر ہے، یہاں پر یہ ایز این نیم کے اندر سیو ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر اس کو سیو کریں گے. سپوز میں ادھر ویریبل لے لیتا ہوں یو آر ایل کے نام سے از اکول ٹو دس، اور اب میں یہاں پر یو آر ایل کو کال کرتا ہوں. تو یہاں پر وہ سوری ای این وی فنکشن کو کال نہیں کیا میں نے. تو اب اگر میں اس کو براؤزر کے اندر اوپن کروں گا تو ہمارے پاس یہ آئی تھنک ہاں سوری یہ کیشے کے اندر سے ایکچولی لوڈ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ اس طریقے سے کنٹرول آر میں پریس کرتا ہوں ہارڈ ریلوڈ. تو ریٹرن یو آر ایل اے این وی یو آر ایل ایپ یو آر ایل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر ہمیں ای این وی ایپ یو آر ایل چینج نہیں ہو رہا. ایکچولی یہ ایسے ہی چینج ہوتا ہے. http لوکل ہوسٹ، ایک اس کی ڈاکومنٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ شاید اس میں کوئی چینجز تو نہیں. ڈاکومنٹیشن میں ہم آئے اور اس میں کنفیگریشن میں آئے، یہ کنفیگریشن کا سیکشن ہے. اس میں ریٹریونگ ہے اور انوائرمنٹ یہ ہمارے پاس آ گیا. اور اس کے بعد ہاں اس کے لیے ہمیں کنفگ کا فولڈر کنفگ کا نیم یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مائی مسٹیک، اس کو ہم کنفگ فنکشن کو کال کریں گے. سو کنفگ اس طریقے سے مائی مسٹیک، اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایرے کی صورت میں اس کو یہ ڈیٹا پاس کریں گے. اس طریقے سے میں ای این وی فنکشن کو ایکچولی کال کر رہا تھا، کنفگ فنکشن کو ہم نے کال کر رہا ہے. تو اب اگر میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کنفگ ایپ یو آر یہ فنکشن، تو اب ہمارے پاس یہ چینج ہو گیا. تو ای این وی فنکشن کو ہم نے یوز نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے کنفگ فنکشن کو یوز کرنا ہے. دیٹس مائی مسٹیک کہ میں ای این وی فنکشن کو یوز کر رہا تھا. تو ہمیں یہاں پر لاراول کی ڈاکومنٹیشن میں بتایا گیا کہ ہم کنفگ اور اس کے بعد
उस एप्लीकेशन का नाम हम यूज़ करेंगे। अब app_url है, तो अगर मैं यहाँ पर app.url लिखता हूँ और इसके बाद इसको रन करता हूँ, तो इसने हमें Laravel 9C जो है वो रिटर्न किया कि भाई यहाँ पर हम app_url दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें app_url इस तरीके से पास करना होगा और फिर हमें ये लोकल होस्ट रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर हम app.url लिखेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी फिर app.url लिखना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से काम करता है। सो कन्फिग की मदद से, कन्फिग फंक्शन की मदद से हम जो है वो यूआरएल्स को कन्फिग्रेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं रन टाइम पर। ENV को सिर्फ डिजाइन, ENV की मदद से हम सिर्फ कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर जो यहाँ पर डिफाइन है, ये वाला ये जो डिफाइन है ENV मेथड, ये बेसिकली ENV फाइल के लिए, इस फाइल के लिए, इसके अंदर कन्फिग्रेशंस को रीड एंड राइट करने के लिए ये ENV फंक्शन है। जो कन्फिग्रेशन को चेंज करने के लिए है वो है कन्फिग फंक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर मौजूद जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो हम वक्त के साथ साथ देखेंगे कौन सी कब चेंज करनी है, और उसके बाद डायनामिकली किसको चेंज करना है और स्टैटिस्टिकली किसको चेंज करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Laravel 9 का सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 2, जिसमें हमने ये सीखा कि Laravel का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, और आखिर में हमने देखा कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कन्फिग मेथड की मदद से डायनामिकली भी चेंज कर सकते हैं, और कन्फिग फोल्डर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनमें कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।